हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन एग्जाम स्टडी पे स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आप लोग के साथ भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन स्टार्ट करूंगा। और आज मैं आप लोगों के साथ ये जो पुर्तगीज़ आए हुए थे मैं उनके बारे में केवल इस वीडियो में बताऊंगा, और अगले वीडियो में मैं डचों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारतीय इतिहास में व्यापार वाणिज्य की शुरुआत जो हुई थी वो हड़प्पा काल से ही शुरुआत हो चुकी थी, ऐसा माना जाता है। और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक समानता और आध्यात्मिक उपलब्धियां और दर्शन कला आदि से प्रभावित होकर मध्यकाल में बहुत से व्यापारियों और यात्रियों का यहाँ आगमन हुआ है। किंतु 15वीं शताब्दी के बाद, उत्तरार्ध का मतलब होता है बाद, और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब पहले, तो 15वीं शताब्दी के बाद और 17वीं शताब्दी के पहले मध्य भारत में व्यापार के प्रारंभ उद्देश्यों से प्रवेश करने वाले जो यूरोपीय कंपनियां थीं, यहाँ की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक नीति को 350 वर्षों तक लगभग प्रभावित किया। और इन विदेशी शक्तियों में जो पुर्तगीज थे वो सबसे पहले आए थे, और इनके बाद डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी आए थे। डचों ने अंग्रेजों से पहले भारत आने के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई है वो डचों से पहले हो चुकी है। तो आप लोग को ये भी याद रखना है कि डचों से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना पहले हुई है, लेकिन उसका जो कोठी है उसका कोठी बाद में ओपन हो रहा है। और देख लेते हैं कि पुर्तगीज़ कैसे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है बार्टोलोमियो डियास के बारे में। बार्टोलोमियो डियास के बारे में, तो इनको ये एक पुर्तगाली थे, और इनका जो जीवन काल है, जीवन काल ये है 1450 से 29 मई 1500 तक इनका जीवन काल है। और जिसे बार्थोलोमियो डियास के नाम से भी जाना जाता है, बार्थोलोमियो डियास भी आप इन्हें बोल सकते हैं, बार्थोलोमियो डियास। और एक पुर्तगाली अन्वेषक था। तो अन्वेषक का मतलब कि एक्सप्लोरल, खोजकर्ता। तो ये जगह जगह खोज करता थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सर्वप्रथम यूरोप था, और जिसने यूरोपी था। तो ये एक यूरोप के रहने वाले थे जो कि पुर्तगाल के एक खोजकर्ता थे, और जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। और समुद्र मार्ग से पूर्व की ओर जितने भी यात्रा हैं उन्होंने 1487 में पुर्तगाल के जो महाराजा थे, किंग जॉन द्वितीय ने डियास को पूर्व में एक ईसाई राजा प्रेस्टर जॉन की धरती की खोज करने को कहा था। क्योंकि प्रेस्टर जॉन वास्तव में कोई नहीं था, डियास को कोई धरती नहीं मिली। लेकिन उसने 1488 में अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर होते हुए दुनिया में बोला हूँ, एशिया तक जाने का मार्ग खोज लिया था इन्होंने। तो इन्होंने ही, अब मैं दिखा देता हूँ मैप। ये आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला वाइट वाला पर्सन छोटा सा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपके आए हुए थे बार्थोलोमियर डियास आए हुए थे। और यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटा सा है केप ऑफ गुड होप, ये केप टाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो छोटा सा है यहाँ पे ही केप ऑफ गुड होप है, और ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है ये जो हिस्सा है। तो यहीं पे सबसे पहले बार्थोलोमियो डियास आए हुए थे, और यहाँ पे इन्होंने खोज किया था इसका। और आगे चल करके इन्होंने ही इधर यहाँ पे और यहाँ पे एक पोर्ट जो है, जो कि व्यापार करने के लिए यात्री जो थे वो यात्रा के लिए इन्हीं पोर्ट पे रुका करते थे। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। तो इन्हीं बंदरगाह पे रुका करते थे और अपना बिजनेस, व्यापार किया करते थे। तो आगे चल करके मैं सबसे पहले तो केप ऑफ गुड होप के बारे में और बता देता हूँ कि इसे उत्मासा अंतरिक्ष भी बोला जाता है, और अफ्रीकी के सुदूर दक्षिण कोने पर एक स्थान है। यह क्षेत्र इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत से जहाज पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जाते हैं। और यह स्थान दक्षिण अफ्रीका में है। तो आप लोगों को मैंने बताया था साउथ अफ्रीका में है, और इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व भी है। और इस स्थान तक पहुंचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय व्यक्ति था पुर्तगाल का बार्टोलोमियो डियास। तो आप लोग बार्थोलोमियो डियास भी बोल सकते हैं या बार्टोलोमियो डियास भी बोल सकते हैं। और उसने इस स्थान को 1888 में देखा। तो इसने एक्चुअल में तो कहीं कहीं बुक में 1400
1488 ना दे करके 1486 भी या 87 दे सकता है। तो ये किसी बुक में आप लोग देख सकते हैं कि 1488 ये जाने का भी तिथि हो सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसका नाम केप ऑफ गुड होप तो सबसे पहले रखा गया था, केप ऑफ एस्टॉमस रखा गया था, एस्टॉमर्स। तो उसका मतलब क्या होता था? तूफानों का कैप होता था, तूफानों का कैप। तो जितने भी बिजनेसमैन होते थे वो पानी के थ्रू, पानी के माध्यम से जाते थे। तो आप लोग जानते हैं कि जितने भी सागर वाले एरिया होते हैं, महासागर वाले, वहाँ पे ज़्यादातर अगर आप किनारे पे जाते हो, किनारे के पहले या कहीं पे भी बीच में भी, तो तूफान आता जाता रहता है। तो पहले क्या थे, जहाज उतने मजबूत नहीं बना करते थे, उतना स्ट्रांग नहीं थे। तो तूफान आने के कारण इस जगह पे ये लोग उतरे और इस जगह का नाम रखा गया कैप ऑफ एस्टॉमर्स रखा गया। ठीक है। और तूफानों का कैप जिसे कहा जाता है। और इसी स्थान से होकर पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा जो था, वास्को डिगामा, वो भी भारत पहुंचा था, इसी रास्ते से पहुंचा था। और 16वीं सदी में हॉलैंड, फ्रांस जैसी शक्तियों ने अन्य मार्ग पर कब्जा कर लेने से अंग्रेज व डच व्यापारी कैप ऑफ गुड होप होकर के ही भारत जाना पड़ता था इनको। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। केप ऑफ गुड होप के को क्या क्या बोला जाता है? तो उत्तर माशा अंतरिप, इसे द्वीप को बोला जाता है। द्वीप नहीं, अंतरिम यहाँ पे बोला जाता है, इससे बोला जाता है उत्तमाशा अतरीप बोला जाता है। ठीक है। और जैसे कि मैंने मैप बनाया था, ये हो गया आपका लिस्बन हो गया, जो कि पुर्तगीज़ का जो पुर्तगल है यहाँ पे, इसका राजधानी है, पुर्तगीज़ लोगों का राजधानी है, लिस्बन है। ठीक है। और यहाँ से वो लोग आते थे, एक द्वीप था यहाँ पे, कैप वर्डे इज़। तो उस लैंग्वेज में, उन लोगों के लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, जो कि आप लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा होगा। और यहीं से ये लोग व्यापार के लिए पूर्वी देशों में जाया करते थे। और यहाँ से इन्होंने, जो वास्को डिगामा है, तो यहाँ तक तो सब लोगों ने देखा था, लेकिन ये इंडिया का जो इंडिया है, इंडिया उन लोगों ने नहीं देखा था। तो वास्को डिगामा जी जो थे, वो यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ आने के बाद इसका नाम है मलिंदी, मलिंदी नाम है। ठीक है, मलिंदी आप लोगों को याद रखना है, मलिंदी। और यहाँ पे एक अब्दुल मनान करके एक जो व्यापारी थे, जो कि गुजरात के एक व्यापारी थे, उनके साथ वो निकले और यहाँ से निकल करके इंडिया में वो कालीकट पहुँच गए। तो मैं दिखा देता हूँ। पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा की समुद्री यात्रा अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 को कालीकट भारत में समुद्री तट पर उतारा गया इनको। और कालीकट के शासक जो थे, वो जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो एक्चुअल में जमोरिन जो है वो शासक का नाम नहीं है, वो एक टाइटल है जो कि कालीकट के शासक हैं उनका टाइटल है। तो ये इनको जमोरिन जमोरिन कहने लगे। ये जो वास्को डिगामा है, आप लोग इनका पिक्चर देख रहे हैं, इन्होंने जमोरिन जमोरिन कहा। और इनको थोड़ा डर भी लग रहा था कि क्या होगा, कोई मैं आ रहा हूँ तो कोई मुझे मार ना दे, इसका भी डर, जान का भी डर होता है। लेकिन यहाँ पे जमोरिन ने इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। लेकिन इस स्वागत के कारण जो व्यापारी, अरब के व्यापारी थे, वो थोड़ा इसका विरोध किया। उन्होंने उन्होंने कहा कि हम व्यापारी हैं ही, ये इनको आप क्यों बुला रहे हैं, इनको आप, इनका स्वागत आप क्यों कर रहे हैं? हम तो व्यापारी हैं ही, हम आपके पास से सारे मसाले हम खरीद करके ले जाते हैं। तो व्यापार तो हम लोग का है ही, लेकिन इनको आप स्वागत ना कीजिए, हम ही लोग व्यापार किया जाएगा। तो इससे जो अरब वाले हैं, अरब के जो व्यापारी हैं, वो गुस्सा हो गए जमोरिन से। और वास्को डिगामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना से अधिक मुनाफा कमाया। तो माना जाता है कि जब वास्को डिगामा भारत आया था, तो भारत आने और जाने में उसका जो खर्च था उसको छोड़ करके, और इसका जो मुनाफा हुआ था 60 गुना, 60 मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, 60 गुना हुआ था। और इसको देख करके अन्य जो पुर्तगाली व्यापारी थे उनको प्रेरणा मिली, और उन्होंने पुर्तगाली शासकों द्वारा भी पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन और शाही एकाधिकार प्रदान किया गया। और पुर्तगाली साम्राज्य को इस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। तो पुर्तगीज़ की जो कंपनी खोली गई, उसका नाम था इस्तादो द इंडिया, जो कि
आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आगे बताऊंगा, इसका और भी कुछ नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड हम लोग देखते हैं, वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा जो पुर्तगाली है वह पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल है। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल है, जो 1500 ईस्वी में यहाँ आया, और वास्को डी गामा भी दूसरी बार 1502 में आया। तो पहले तो वास्को डी गामा आपका 1498 में आता है, फिर दूसरी बार 1502 ईस्वी में आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। और जो पहला जो पुर्तगाली आए हुए थे वास्को डी गामा, उनके बाद जो दूसरा पुर्तगाली यात्री आए थे उनका नाम था पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। तो ये दूसरा भी पूछा जा सकता है, जो हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली दुर्ग की स्थापना की। तो याद रखना है, सबसे पहला जो दुर्ग का स्थापना किया गया था वो 1503 में कोचीन में किया गया था। कोचीन कहाँ पे है? तो केरल राज्य में स्थित है। और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को तैनात किया गया था, जो कि 1505 से 1509 तक रहे। और अल्मीड़ा ने इसके पहले 509 में टर्की, मिस्र और गुजरात के संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया, और द्वीप पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। तो यहाँ पे माना जाता है कि एक ब्लू वाटर पॉलिसी है। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो युद्ध हुआ है अल्मीड़ा के द्वारा, अल्मीड़ा ने टर्की, मिस्र और गुजरात के जो व्यापारी थे वो इनसे गुस्सा हो गए थे, और उन्होंने इनसे लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो वो पहले व्यापार करते थे यहाँ पे, अब ये लोग आ गए। तो यहाँ पे जानते हैं कि व्यापार अगर दूसरे का अगर होने लगे तो अपना मतलब कि व्यापार मान लीजिए पहले से कर रहे थे, फिर दूसरा कोई व्यापारी आ जाए और वहाँ पे उसी जगह पे वो व्यापार करने लगे, तो कुछ ना कुछ गुस्सा तो होता ही है। जिसमें टर्की, मिस्र और गुजरात, इन तीनों के साथ जो प्रथम वायसराय थे डी अल्मीड़ा, आप लोग को याद रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा इनका नाम है, फुल नेम है। तो इनके साथ युद्ध हुआ और अल्मीड़ा जी ने उन्हें परास्त कर दिया, और जो हिंद महासागर वाला जो एरिया है उस पर अपना कब्जा कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो हैं वो दूसरे नंबर के हैं, और ये 1503 में आए हुए थे स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में, नेवी के रूप में, और भारत आए थे। और 1509 में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ऐसे अल्बुकर्क जो है इन्हें ही एक्चुअल में संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। तो ये लोग व्यापार भी करने आए थे और प्लस में अपना साम्राज्य भी विस्तार करने आए थे, ये कहा जा सकता है अगर कोई कहे तो। और अल्बुकर्क जो है इन्हीं को माना जाता है कि वास्तविक संस्थापक थे पुर्तगाली साम्राज्य के लिए। और पुर्तगाली आप लोग को याद रखना है, सबसे पहले पुर्तगाल ही आए थे और सबसे लास्ट में पुर्तगाल ही गए थे। आप लोग को याद रखना है, मिशन विजय चलाया गया था जो कि गोवा पे चलाया गया था, 1961 में चलाया गया था। तो जो साम्राज्य पुर्तगाली लोगों का जो साम्राज्य चला था वो इसी के द्वारा चला था। अगर ये ना होता तो उन लोगों का साम्राज्य अभी तक विस्तार इतना नहीं हुआ होता। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीना। 1510 में जो है वो अल्बुकर्क ने ही 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, और जो आगे चलकर भारत में पुर्तगाली व्यापारी केंद्रों की राजधानी बनी। तो जो राजधानी बनाया गया उसे गोवा को ही बनाया गया। और अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारी राजधानी मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो ये भी एक अच्छी कोशिश थी इन लोगों की कि 1511 में इन्होंने मलक्का पे अपना अधिकार कर लिया और 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया। यहाँ पे मैं आगे भी बताऊँगा रिवीजन में। और इसके समय में ही पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और इनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इसी के द्वारा जो भारतीय महिलाएं हैं उनके साथ जो शादी विवाह था
वो और बस्ती बसाने की बात थी, तो ये निम्न वर्ग के जो पुर्तगीज होते थे उनको ये प्रोत्साहन देता था कि आप लोग यहाँ रहिए और यहाँ की महिलाओं के साथ आप विवाह कीजिए, यहाँ पे अपनी बस्ती बसाइए, जिससे हम लोगों का साम्राज्य विस्तार होगा और हम लोग यहाँ से कभी नहीं जा पाएंगे। तो अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को भी शामिल कर दिया। तो यहाँ पे लालच दिखाने के लिए कुछ और यहाँ पे अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारतीयों को भी अपनी सेनाओं में यहाँ पे भर्ती करने लगा। किसने? तो अल्बुकर्क ने। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद सीधे हम लोग चलते हैं 1528 में। 1528 में नीनो डी कुन्हा जी आते हैं और ये वायसराय हैं, और इनका नंबर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन भारत का वायसराय बनाया गया इनको। और ये इम्पोर्टेंट जो भी वायसराय आते हैं उनको मैं आप लोग के साथ केवल इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जिसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को भारत की पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाई गई। तो अल्बुकर्क के समय ही मतलब बताया गया है कि उसने गोवा को 1510 में अधिकार कर दिया गया। और आप लोगों को याद है कि 1503 में 1503 ईस्वी में ही कोचीन को अपना व्यापारिक कोठी बनाया गया था। किनके द्वारा? तो जो पुर्तगीज थे उनके द्वारा। तो यहाँ पे बनाया गया था। तो उस कोचीन को छोड़ करके भारत में गोवा को अपना राजधानी बनाया गया था। किनके द्वारा? तो निन्हो डी कुन्हा के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट वर्क है निन्हो डी कुन्हा का, तो याद रखना है। और निन्हो डी कुन्हा ने सैन थोमा, मद्रास, हुगली जो कि बंगाल में है, और दीव काठीवाड़ा में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। तो ये आप लोग को याद रखना है कि नीनो डी कुन्हा जी ने भी जो बस्तियां बसाने की कोशिश की है, जो कि सैन थोमा में मद्रास में बसाने की कोशिश की है, हुगली जो कि बंगाल में बसाने की कोशिश की है, दीव और काठीवाड़ा में है। तो ये सब बस्तियां बसाने की कोशिश की है, तो याद रखना है। और नेक्स्ट है पुर्तगाली वायसराय जोवा डी कैस्ट्रो ने पश्चिमी भारत के चाउल द्वीप और सॉलमेट और बेसिन तथा बम्बई पर अधिकार कर लिया। तो याद रखना है आप लोगों को, जोवा डी कैस्ट्रो, इनका शासनकाल मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, केवल मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने चावल द्वीप, सॉलमेट और बेसिन तथा बम्बई पर अधिकार कर लिया था। और पुर्तगाली पूर्वी तट पर पुर्तगाली जो थे वो पूर्वी तट पर कोरोमंडल, समुद्री तट के मसूलीपट्टनम कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट शहरों से वस्त्र एकत्र करते थे। और मलक्का और मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। तो आप लोग को याद रखना है, नागपट्टनम जो है वो पूर्वी देशों के साथ, जैसे इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, उन जैसे देशों के साथ व्यापार करने के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का यूज़ किया जाने लगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नागपट्टनम कहाँ पे है। तो नागपट्टनम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नागपट्टनम है। मैं आप लोग को दिखाऊंगा, यहाँ पे नागपट्टनम है। ये जो आप लोग तमिलनाडु और ये वाला एरिया देख रहे हैं, यहीं पे नागपट्टनम है। और इन्होंने क्या किया था, इनका विस्तार मैं दिखा देता हूँ। ये गोवा से लेकर के, गुजरात से लेकर के, ये जो जितने भी आप लोग किनारे वाला साइड देख रहे हो इंडिया में, पूर्वी और पश्चिमी जो भी दक्षिण साइड का जो एरिया है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। नॉर्थ में तो ये नहीं गए, लेकिन ईस्ट और वेस्ट में गए हैं। आप देख सकते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो यहाँ पे ये गए हैं, और ये इनका लोगो है, इनकी कंपनी का एक लोगो है जो कि मैंने इसमें डाला हुआ है। तो आप लोग इनका लोगो भी देख सकते हैं, इनकी कंपनी का ये लोगो है। तो कभी कभी अगर लोगो भी दिखाता है और पूछता है तो आप लोग बता सकते हैं कि ये पुर्तगीज़ का लोगो है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मैंने ये बात कर लिया है ऊपर वाला, नीचे वाला मैं बात कर रहा हूँ। बंगाल के शासक जो थे महमूद शाह द्वारा 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में अपने व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री बोला जा सकता है, व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली थी। और चटगांव के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चटगांव की बंदरगाह कौन सी है। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को नागपट्टनम कहाँ पे है। तो नागपट्टनम आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला नागपट्टनम, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे,
ये आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक ये तमिलनाडु वाला एरिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख करके ये पिक्चर भी जो मैप है इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि नागपट्टनम कहाँ था। और पुडुचेरी आपसे पूछा जाए तो पुडुचेरी यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं पुडुचेरी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तो आज के डेट में बांग्लादेश बन चुका है, जो मसूद मसूद शाह के द्वारा जो राजा था उनके द्वारा जो दिया गया था। अ, ये है आपका चट्टी गांव, ठीक है। यहाँ पे है चट्टी गांव है, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसका यहाँ पे पोर्ट भी है। यहाँ पे जो बेसिन बन रहा है यहाँ पे आपका एक बोला जा सकता है डेल्टा, डेल्टा बोलना उचित है। यहाँ पे जो डेल्टा बन रहा है यहीं पे ऊपर थोड़ा सा वहाँ पे है चट्टी गांव है, तो याद रखना है आप लोगों को। और पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति में हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति में चंदेल में कारखाने स्थापित किए थे। और पुर्तगालियों ने ही हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, और यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर वसूलते थे वो। और एक आपका पद्धति है कार्टेज आर्मेडा, जो पद्धति है ये आप लोग याद रखना। इस माध्यम से भारतीय और अरबी जहाज़ों को कार्टेज या परमिट दिया जाता था, और जिसके पास परमिट नहीं रहता था वो अरब सागर में प्रवेश करना उसका वर्जित कर दिया गया था। और ऐसे जहाज़ को भी वर्जित कर दिया गया था जो काले मिर्च और गोला बारूद ले जाते थे, उनको अनुमति नहीं थी। और पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों के समुद्री यात्राओं के समय संरक्षण प्रदान किया। तो हालांकि इसके लिए उन्हें चुंगी अदा करनी होती थी। तो यहाँ पे होता क्या था कि जो छोटे मोटे जो व्यापारी होते थे वो पानी के रास्ते से जाते थे, तो कभी कभी उनमें ये होता था कि बीच समुंदर में डाकू हमला कर देते थे, और उनका जितना भी प्रॉफिट वाला धन होता था, जो भी अच्छे धन होते थे, वो लूट लिया जाता था डाकुओं के द्वारा। और इसी से बचने के लिए ये जो छोटे मोटे व्यापारी थे वो चुंगी दिया करते थे। चुंगी यानी कि एक समझिए कि हम लोग को संरक्षण देने के लिए बॉडीगार्ड के रूप में उनको पैसा दिया जाता था, तो उसी पैसे को चुंगी उस टाइम बोला जाता था संरक्षण प्राप्त करने के लिए। और यहाँ तक कि मुगल सम्राट अकबर को भी इन क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए कार्टेज या परमिट लेनी पड़ती थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और नेक्स्ट है हम लोग का 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली को पुर्तगालियों के अधिकार से छीन लिया था। 1632 में जो शाहजहां जी थे उन्होंने छीन लिया पुर्तगालियों के अधिकार से, और बाद में औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री लुटेरों को सफाया कर दिया। तो चटगांव में जितने भी समुद्री लुटेरे थे वो औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब ने उन सभी का सफाया कर दिया। और गोवा यहाँ पे आप लोग को याद रखना, गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाली 1561 तक शासन करते रहे। 1561 तक शासन करते रहे पुर्तगाली लोग। और नेक्स्ट है हम लोग का पुर्तगालियों ने भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार में वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। मतलब वस्तु विनिमय मतलब होता क्या था कि पूर्वी देशों से कुछ सामान लेना, कुछ सामान देना, तो ज़्यादातर वो सामान लेना देना ना करके विनिमय नहीं करते थे, बदला बदली नहीं करते थे। और यहाँ से वस्तुओं की खरीद में पुर्तगाली सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग करते थे। और वे मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। और मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि निर्यात करते थे। तो निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह भेजना, व्यापार करना। तो वो क्या करते थे कि मालाबार और कोंकण तट जो है वहाँ से काली मिर्च लिया करते थे, और मालाबार तट से ही आपका अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील लिया करते थे। तो इतना आप लोग को याद रखना। और भारत के साथ जो भारत में यहाँ पे जो चीज़ें खरीदी जाती थी वो सोना, चांदी, अन्य बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग यहाँ पे करते थे खरीदने के लिए। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है विनिमय नहीं करते थे, यानी कि चीज़ों का आदान प्रदान। मान लीजिए मैं मेरे पास गेहूं है तो मैंने गेहूं को किसी को दे दिया, और चावल गेहूं के बदले मैंने उतना ले लिया। तो ऐसा काम वो लोग नहीं करते थे। नेक्स्ट है हम लोगों का
उत्तर पश्चिमी भारत से वे राफ्टा, राफ्टा का मतलब वस्त्र होता है, और जींस आदि ले जाते थे उत्तर पश्चिम भारत से, और बंगाल में जटामांसी और दक्षिण पूर्वी एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी आदि क्रय, क्रय का मतलब होता है खरीद लिया करते थे। तो ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत से केवल काली मिर्च की खरीद की जाती है के लिए, सॉरी मैं फिर से पढ़ता हूँ, भारत से केवल काली मिर्च की खरीद के लिए पुर्तगाली प्रतिवर्ष 1,70,000 क्रूजेडो भारत लाते थे। ठीक है, तो ये अच्छी बात थी कि कोई भी चीज़ अगर वो परचेज करते थे, खरीदते थे, तो वो क्या करते थे कि इसके बदले में भारत में सोने चांदी या कुछ बहुमूल्य चीज़ दे दिया करते थे। जिससे होता क्या था कि भारत में कोई भी चीज़ है वो अगर बिकता है तो उसका उससे अधिक क्या कहा जा सकता है, सोना चांदी बहुमूल्य चीज़ हम लोग के देश में खजाना दिन प्रतिदिन बढ़ने का एक समझा जा सकता है कि शुरुआत हो चुका था। और पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा, जो कि 1542 से 1545 तक रहे थे, और इनके साथ प्रसिद्ध जेसुआइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ज़्यादातर जितने भी इनका मतलब शासनकाल वायसराय थे, इनका शासनकाल 3 वर्ष तक इनका मतलब कि मतलब कि एक होता है निर्धारित करना कि 3 वर्ष तक इनका जो कार्यकाल होता है वो निर्धारित कर दिया गया था। और जिसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट होता था, मान लीजिए कि जैसे कि आपका 1509 में आए हुए थे, अल्बुकर्क आए हुए थे, 1509 से 1515 तक वो रहे थे। तो कुछ समस्याओं के कारण वो यहाँ पे रह गए थे, जो कि एक माना जाता है कि 1515 तक उनका लास्ट जो मृत्यु है 1515 ही तक वो जीवित रहे। उसके बाद जो अल्बुकर्क है उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती स्टार्ट हो गई और जहाज़ों का निर्माण स्टार्ट हुआ। कहाँ पे स्टार्ट हुआ? गुजरात और कालीकट में स्टार्ट हुआ था। और प्रिंटिंग जो प्रेस है वहाँ वो भी स्टार्ट हो चुका है। इन्हीं के कारण हम लोग के भारत में तंबाकू की खेती होने लगी, जहाज़ों का निर्माण होने लगा। और जहाज़ों का निर्माण होता था लेकिन बहुत एक माना जाता है अच्छे ढंग से जो जहाज़ बनते थे वो पुर्तगीज़ के जहाज़ बनते थे। और इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। और 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। और भारतीय जड़ी बूटी जो होते थे और औषधि वनस्पति होते थे, इन पर यूरोपीय लेखक द्वारा पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का 1563 ईस्वी में गोवा में प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतीय जड़ी बूटी और औषधि वनस्पति जो होते थे उन पे ये लिखा करते थे कि ये वनस्पति किस लिए है। और 1563 में इस बुक को प्रकाशित किया, सॉरी इस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया था। वैज्ञानिक ग्रंथ बोला जा सकता है इसे। और नेक्स्ट है हम लोग का, पुर्तगालियों के साथ ही भारत में गौथिक स्थापत्य कला गौथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग का है, मुगल शासक अकबर के दरबार में फादर एकावीवा और मार्सेरत के नेतृत्व में ईसाई धर्म का प्रवेश भी हुआ है। तो याद रखना है मार्सेरत का नाम याद रखना है, फादर एकावीवा और मार्सेरत। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिकॉल कर देता हूं जिससे आप लोगों को याद हो जाए। तो सबसे पहले तो पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ था। कैसे हुआ था? तो यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनियों ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया और भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने किया था। और 17 मई 1498 यहाँ पे 48 यहाँ पे बाई मिस्टेक यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा। 1498 है। 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा था और वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन, और यह जमोरिन का कालीकट के शासक का उपाधि था। ठीक है, उपाधि था ना कि नाम था। जमोरिन के द्वारा किया गया था। और तत्कालिक भारतीय व्यापार
पर अधिकार रखने वाला अरब व्यापारियों को जमोरिन का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। तो जो अरब व्यापारी थे, मैंने पहले ही बताया था, उनको जो जमोरिन थे उनका जो व्यवहार था वो पुर्तगालियों के प्रति वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे वो भी व्यापार करते थे और ये अभी अभी व्यापार करने के लिए वो गए थे। तो इनको लगा कि ये जो हम लोग का व्यापार है वो ये भ्रष्ट कर देंगे, पुर्तगाल वाले जो हैं वो नष्ट कर देंगे, हो सकता है विनाश हो जाए हम लोगों का व्यापार का। तो यही सोच करके उन्होंने जमोरिन से कहा कि आप इनका स्वागत ना करें, इनको आप भेजें, अच्छे से भेज दें, लेकिन स्वागत ना करें और हम ही लोग आप लोगों के साथ व्यापार करेंगे। लेकिन जमोरिन ने इनका स्वागत किया, अच्छे ढंग से स्वागत किया और बोला कि हम आपके साथ व्यापार करेंगे। तो इन्होंने जो काली मिर्च दी थी वो पुर्तगाल पुर्तगाल ले जाने के बाद जो आने जाने का खर्च था उसको छोड़ करके 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। इसको देख करके और भी जो पुर्तगाली व्यापारी थे वो प्रोत्साहित हो गए और भारत से ही व्यापार करना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। और पुर्तगालियों का जो विरोध किया गया था वो अरब व्यापारियों के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जमोरिन है, जमोरिन जो कि कालीकट के शासक हैं, और ये हैं वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा का स्वागत करते हुए आप लोग देख सकते हैं जमोरिन को। ये कालीकट के शासक हैं और ये वास्को डी गामा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्वागत करते हुए ये भी देख सकते हैं, ये इतने बड़े बड़े जो जहाज़ बनते थे पहले, और ये जो प्लस वाला जो निशान होता था ये पुर्तगीज़ का ही एक सिंबल है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्रांसिस्को द अल्मीरा के बारे में। मैंने जो बोला था 1505 से 1509 तक इनका शासनकाल है, और 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत में आए थे और 1509 तक रहे। और फ्रांसिस्को द अल्मीरा ने सामुद्रिक नीति मतलब होता है नीली पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर की पॉलिसी जो दी थी वो अधिक महत्व दिया है इन्होंने। सामुद्रिक नीति को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, और इन्हीं को माना जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने ही स्टार्ट किया हुआ था, फ्रांसिस्को द अल्मीरा। और नेक्स्ट चलते हैं। उसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न किया है। और 1509 में अल्मीरा ने मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। और द्वीप पर अधिकार कर लेने से ये हुआ कि समूचा जितने भी हिंद महासागर थे उसमें आने जाने वाले जो व्यापारी थे उनसे इन्होंने कर लेना स्टार्ट कर दिया, और रोक टोक परमिशन देने का भी इन्होंने ही स्टार्ट कर दिया कि हाँ परमिशन, जो बिना परमिशन के आप इस नदी को नहीं पार कर सकते हैं, सॉरी महासागर को पार नहीं कर सकते हैं, जो कि हिंद महासागर था। और इस सफलता के बाद हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो हिंद महासागर जो है वो पुर्तगाली सागर के रूप में जाना जाने लगा, परिवर्तन हो गया। और फ्रांसिस्को द अल्मीरा 1509 ईस्वी में भारत में 1509 ईस्वी तक रहा फ्रांसिस्को द अल्मीरा। तो इनको याद रखना है। और इनका मैं पिक्चर पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, ये फ्रांसिस्को द अल्मीरा है। और नेक्स्ट है आप लोगों का अल्बुकर्क है, जो कि 1509 से 1515 तक रहे। और अल्बुकर्क या अल्फांसो द अल्बुकर्क बोला जा सकता है इनको। और भारत में पुर्तगीज अधिकार में आए भारतीय क्षेत्रों का दूसरा वायसराय था ये। और वह फ्रांसिस्को द अल्मीरा के बाद 1509 में पुर्तगालियों का नया गवर्नर बना था और भारत आया था। और ये भारत जो था वो 1503 में ही एक्चुअल में आ गया था, नौसेना का कमांडर बन करके। और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। और पुर्तगाली बस्तियों की जो स्थापना हुई थी वो अल्बुकर्क ने पूर्वी में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण ठिकानों में पुर्तगाली शासन और व्यापारी कोठियाँ स्थापित की, और कुछ स्थानों में उसने पुर्तगाली इस बस्तियाँ भी बसाई हैं। और भारतीय और पुर्तगालियों में विवाह संबंध को भी प्रोत्साहन दिया है। और अल्बुकर्क ने ऐसे स्थानों में किले बनाया जहां पर ना तो पुर्तगाली बस्तियां बसाई जा सकती थी और ना ही जीते जा सकते थे। और उसने स्थानीय राजाओं को पुर्तगाल के राजा की प्रभुता स्वीकार करने और उसे भेंट देने की प्रेरित की, यानी कि गिफ्ट दे करके उसे मनाने की कोशिश की, कहा जा सकता है। और नेक्स्ट है
राजनीति, इसकी जो राजनीति थी वो क्या थी? अल्बुकर्क, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गोवा है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया और 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया, 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया। और अल्बुकर्क अपने उद्देश्यों को पूरा करने में गलत सही जो भी तरीका होता है उसका ख्याल नहीं करता है और वो अपना लगा रहता है। और कालीकट के राजा जमोरीन की जो हत्या है वह जहर देकर इसी ने करवा दी। आप लोग को याद रखना है कि जो कालीकट के जो जमोरीन राजा थे उसकी जो हत्या है वो अल्बुकर्क ने ही करवा दी। अल्बुकर्क और जमोरीन में ज़्यादा नहीं पटरी खाता था, तो अल्बुकर्क ने क्या किया कि बिजनेस अपना फैलाने के लिए इसने जमोरीन को जो जहर दिलवा दिया और उसकी मृत्यु कर दी। और जिसे पुर्तगालियों के आगमन पर उससे मित्रता का व्यवहार किया था और पुर्तगालियों की हिंदुस्तानी औरतों से शादी कर यहाँ बसने की नीति सफल नहीं हुई और इसके परिणाम स्वरूप पुर्तगाली भारतीयों की मिश्रित जनजाति बनकर के रह गई और जिससे पूर्व में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना में कोई खास ज़्यादा मदद नहीं हुई पाई। तो इसने जो बताया था कि आप आइए यहाँ पे और आकर के यहाँ पे जो भारतीय महिलाएं हैं उनके साथ विवाह कीजिए, तो ज़्यादातर जो मतलब मिश्रित जनजाति बन गई है। यानी कि जो पुर्तगीज थे वो कभी कभी क्या हुआ होता था, वो अपना धर्म परिवर्तन करके वो कभी कभी मतलब हिंदू धर्म में भी परिवर्तन हो जाते थे, भारतीय भी हो जाते थे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्फांसो दी अल्बुकर्क निर्विवाद रूप से भारत और एशिया में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो था निर्विवाद रूप से भारत और एशिया में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था, याद रखना है। और 1503 में भारत की ओर नौकायान से पहले वह मोरक्को में राजा मैनुअल में, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुका था, उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग को यह स्टार्ट करना है। यहाँ एक मुस्लिम द्वारा उसके छोटे भाई को मार डालने के कारण उसके मन में मुस्लिमों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी और सन 1504 में लिस्बन लौटने के बाद उसने हिंद महासागर के आसपास रणनीति बंदरगाहों पर किलों के निर्माण से पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार स्थापित करने की वांछनीयता के लिए राजा को आश्वासन कर लिया। यानी कि उसने कहा कि हम लोग जो किला बना रहे हैं, किला बनाने से पहले हम लोग व्यापार अपना सही कर लें तो सही होगा। 2 वर्ष बाद राजा ने इस योजना को मंजूरी दे दी और उसे पूर्व के लिए भेजा। तो पूर्व मतलब कि जो इंडिया वाला साइड है, जो एशिया वाला साइड है वो पूर्व की ओर है। आप लोग देख सकते हैं ब्रिटेन के एशिया वाला साइड पूर्व है। और एक गुप्त पत्र में उन्होंने अल्बुकर्क को फ्रांसिस्को डी अल्मीरा की सेवा अवधि के समाप्ति पर पुर्तगाली संपत्ति के वायसराय के रूप में नियुक्त करने का वादा भी कर दिया है, तो याद रखना है। और नेक्स्ट है, अगले 9 वर्षों के दौरान अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा, एशिया यूरोप मार्ग पर महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करके हिंद महासागर के ऊपर पुर्तगाली समुद्री वर्चस्व स्थापित कर दिया और 1 साल बाद 1511 में मलक्का जीत करके उस समय दक्षिण पूर्वी एशिया में मसालों के वितरण का प्रमुख बंदरगाह था उस पर कब्जा कर लिया। तो जितने भी मसालों के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे मसाले वितरण के, और उस पर इसने क्या किया कि दक्षिण पूर्वी एशिया पर इसने बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया धीरे धीरे। और 1515 में इसने फारस की जो खाड़ी है उसे हम लोग कहते हैं हरमुज, फारस की खाड़ी पर जो स्थित है उसे बोला जाता है हरमुज, और इससे पहले हरमुज की खाड़ी भी बोला जाता था। तो इस पे कब्जा कर लिया और इस समय एशिया यूरोप व्यापार में पुर्तगाल की हिस्सेदारी कुल की 3/4 तक पहुंच गई थी। तो इस समय जो एशिया यूरोप व्यापार में जो पुर्तगीज़ की हिस्सेदारी थी वो कुल 3/4 बढ़ चुकी थी, यानी कि इनका व्यापार भी खूब मज़े में चल चुका था। और इस कारण यह अन्य यूरोपीय जिन्होंने पहले से अरबों और फारसियों के साथ संबंधों के माध्यम से एशियाई व्यापार का एकाधिकार बनाए रखा था, उनके लिए बड़े नुकसान के कारण बन गया। तो ये नुकसान के कारण बन गया क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि इन्होंने पकड़ लिया और उसे तूफान की तरह आगे बढ़ाते चले गए। और 1510 में आपका गोवा जीत लिया, 1511 में मलक्का जीत लिया और 1515 में हरमुज को जीत लिया। तो जितने भी व्यापारिक जितने भी इन्होंने मसालों के वितरण का जितना भी बंदरगाह था
मसाले बांटने वाले, मतलब एक जगह से दूसरे जगह निर्यात करने वाले जितने भी बंदरगाह थे उन पर ये इन्होंने कब्जा कर लिया। और कब्जा कर लेने के कारण जितने भी, मैं आगे इसमें बता देता हूँ, अल्बुकर्क ने गोवा में पूर्व के व्यापक पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय बनाया। गोवा में पूर्व का जो व्यापक पुर्तगाली साम्राज्य है उसका मुख्यालय गोवा को बनाया। और सन 1509 ईस्वी में वायसराय बनाया गया था इसको, और वह अपनी सन 1515 में अपनी मृत्यु तक बना रहा। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अल्बुकर्क जो था वो अपनी मृत्यु तक भारत में टिका रहा और 1515 तक वो इंडिया में शासन किया, वायसराय बन करके रहा। और अल्बुकर्क एक धार्मिक कट्टर और बेरहम इंसान था। तो मैंने पहले ही बताया था कि मुस्लिम कोई कम्युनिटी का व्यक्ति था, उसने उसके छोटे भाई को या बड़े भाई को, कोई भी हो सकता है, भाई को मार डाला था। और इसके मन में एक चोट सी लग गई थी और मुसलमानों के प्रति इसके मन में घृणा पैदा हो चुकी थी, और उसी के कारण ये धार्मिक कट्टर बन चुका था। धार्मिक कट्टर मतलब कि ईसाई धर्म के अलावा कोई भी, इसका कोई भी, अगर कोई भी धर्म वाला है तो वो उसे नहीं मानता था, वो उसके साथ दुर्व्यवहार करना ये सब हो सकता है, ठीक है, जो कि बेहरम इंसान का एक एक पहचान है। और आगे चलते हैं हम लोग। अपने एक पत्र में उसने राजा को लिखा, उसके पास मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है और जो जिंदा बचे हैं मैंने उनको मारने का आदेश दे दिया है। तो यहाँ पे कट्टरता साफ नज़र आ रही है, आप लोग देख सकते हैं कि धार्मिक कट्टरता कैसे इसके ऊपर हावी हो चुका है। और आज भी कट्टरता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो ज़्यादातर जितने भी कट्टरता आजकल देखा जाता है ज़्यादातर मीडिया के कारण ही देखा जाता है। तो चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली सैनिकों और नाविकों को विधवाओं और अपहरण की गई पत्नियों से और युद्ध में हारे लड़ाकों की बेटी के बीच मिश्रित विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख पहल की थी। और उन्होंने बलपूर्वक कैथोलिक मत में महिलाओं का धर्म परिवर्तन भी करवाया था, बलपूर्वक, कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, उस टाइप से होता है, बलपूर्वक होता है, ठीक है। और उन्हें भूमि और नगदी का दहेज दिया गया और उन्हें वंश निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और जो कि पूर्व में पुर्तगाली शक्ति के मजबूत स्तंभ बने, जिससे कि जो पुर्तगाली शक्ति है वो पूर्व में मजबूत हो सके। इसलिए इसने सोचा कि नहीं, अगर भारतीय महिलाओं से अगर ये विवाह कर लेते हैं तो इनका संतान होगा और यहाँ वो लोग जम जाएंगे और यहाँ से कोई इनका जो साम्राज्य है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। इसकी यह नीति कई कारणों से विफल रही। तो इसकी जो नीति थी वो विफल हो गई और आधी जातियों कि यह जो संख्या थी वह पुर्तगाली साम्राज्यवादी शक्ति को प्रभावित ताकत कभी नहीं प्रदान कर पाई। यानी इससे पुर्तगाली साम्राज्य को कोई भी लाभ नहीं हो पाया, उनका जो वंशज था उससे कुछ लाभ नहीं हो पाया। ये मिश्रित जनजाति एक बन करके रह गई और पश्चिमी भारत में धार्मिक असहिष्णुता की जो उसकी नीति मुसलमानों और हिंदुओं के बीच दुश्मनी का कारण बन गया। और जो पिछले सदियों के दौरान लाभकारी व्यापार को बढ़ावा देने तट पर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहते थे, तो ये सब हुआ व्यापारियों के साथ। व्यापारी लाभ कमाने लगे क्योंकि उनको तो जंग से कुछ लेना नहीं था। और अल्बुकर्क के आलोचकों ने जबरन रूपांतरण की नीति का पीछा करते हुए, जो रूपांतरण का जो नीति दिया गया था उसको पीछा करते हुए बंदरगाहों और किलों की एक ज़रूरत से ज़्यादा बड़े साम्राज्य के निर्माण में उसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं की निंदा की। यानी कि उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं पुर्तगाली साम्राज्य के लिए और ये बंदरगाहों और किलों पर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती यानी कि कब्जा कर रहे हैं। और आज भी अगर इन लोगों के बीच में एक हम बता रहे हैं दीव में है, जब आप लोग जाइएगा ना दीव, तो दीव में एक किला है, तो किला के ऊपर बहुत सारे तोप रखे हुए हैं। तो अगर कोई किला पे आक्रमण करता है जहाज, तो पहले ही ये लोग क्या करते थे कि पहले ही उस तोप के कारण ये लोग जीत जाते थे और इन लोगों को लड़ाई करनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये लोग
बीचों बीच, जल के बीचों बीच रहा करते थे, तो जल के बीचों बीच जाना पॉसिबल नहीं था बिना नाव के या बिना नौकायान के, तो ये लोग जीत जाते थे। और इससे कोई शक नहीं है कि वह स्पेन के साथ एशिया में सदी के पुर्तगाली साम्राज्य और सर्जक के संस्थापक था। तो इसे संस्थापक भी माना जाता है, जिस कारण वह समकालीन यूरोपीय राज्यों के बीच ईर्ष्या की वस्तु भी बन गई थी। तो कभी कभी ऐसा भी हो गया कि इनका इतना ना निंदा हो गया कि समकालीन यूरोपीय राज्यों में इनका ईर्ष्या भी वस्तुओं की बन गई। और आज मैं ये लास्ट वाला बता रहा हूँ कि जो गोवा में जो आए हुए थे पुर्तगीज़, वो लास्ट में 1561 में चले गए। बहुत बड़ा लड़ाई हुआ, आप लोगों को याद रखना है, जिसका नाम है ऑपरेशन विजय चलाया गया। वो जा नहीं रहे थे, उनके लिए वो ऑपरेशन विजय एक चलाया गया पुर्तगीज़ के लिए, जिससे कि वो इंडिया छोड़ करके अपने देश लौट जाए। तो याद रखना है, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है आपका दिसंबर में ही मनाया जाता है, दिसंबर 1961 में मनाया जाता है, 61 से मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोशिश करूंगा कि सेकंड वाले वीडियो में डच पूरा कंप्लीट कर दूं। इस वाले वीडियो में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि आपका जो ये पुर्तगीज़ वाला प्रॉब्लम है, मॉडर्न इंडिया में जो पुर्तगीज़ वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।